नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज को कहां फहराते हैं? Where does the Prime Minister host the national flag on 15 अगस्त? On the Red Fort, लाल किले पर फहराया जाता है राष्ट्रीय ध्वज को जब 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का मौका होता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। उन्होंने दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में दो रंग की पट्टियों यानी कि बैंड लाल और हरे रंग को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की थी। महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया। 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए 2009 में मरणोपरांत उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया गया था। तिरंगे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? When was the tricolor first adopted as the national flag of India? So 1931, the tricolor proposed by Pingali Venkaiah was presented at the Congress Committee meeting in Karachi. 1931 के अंदर कांग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया था। ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया एवं अन्य रंगों का क्रम बदल दिया गया। इस ध्वज की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी। ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग ताकत और साहस का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है एवं ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग भूमि की उर्वरता वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। ध्वज में विद्यमान चरखे को 24 तीलियों में युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार में होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि सबसे पहले 1906 के अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था हमारे राष्ट्रीय ध्वज में और उसके ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला और सबसे नीचे लाल रंग। उसके बाद 1907 में इसको ऊपर आ गया था जो केसरिया रंग था, वो बीच में पीला था और नीचे हरा था। उसके बाद ये देख सकते हैं 1917 में ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर पूरी तरह से जमाना चाहता था। 1921 में फिर से एक बार ऊपर सफेद बीच में हरा और नीचे लाल रंग आया। 1931 में जो आज का हमारा तिरंगा है उस तरह का कलर, उसमें भी ऊपर लाल था, नीचे हरा था, बीच में सफेद था और बीच में चरखा था। 1947 के अंदर हमारा जो आज का तिरंगा है उसे अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? When was the national flag adopted by the Constituent Assembly? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया समान अनुपात में सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चरखे द्वारा प्रतिस्थापित है जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है। संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का भाग 4A जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A
1 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, उसे 6 वर्ष तक के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। इन अपराधों में शामिल है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना, राष्ट्रगान में से रोकना। सबसे पहले कितनी उम्र की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टाइप ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विद ए गर्ल ऑफ विच एज वाज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। तो 1860 में अधिनियमित हुई भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। इन द इंडियन पेनल कोड enacted in 1860, any type of physical relationship with a girl under 10 years of age was included in the category of crime. 1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रवादी आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार के इस कानून का काफी विरोध किया गया, क्योंकि वे इस प्रकार के कानूनों को हिंदू रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के रूप में देखा करते थे। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 निर्धारित की गई। 1949 में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। 1978 में इस कानून में एक बार फिर संशोधन किया गया और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं की विवाह आयु कितनी निर्धारित की हुई है? How much is the marriage age of men and women determined? पुरुषों की 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष, 21 years for men and 18 years for women। विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों की न्यूनतम आयु एक समान न होने का कोई भी कानूनी तर्क दिखाई नहीं देता है। कई लोग इसके विरुद्ध तर्क देते हैं कि इस प्रकार के अलग अलग नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। 2018 में विधि आयोग ने अपने एक परामर्श पत्र में कहा था कि विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग आयु समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक के लिए किसी भी प्रकार के एसबीआई क्लर्क हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस बैंक, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी अन्य बैंक के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज द मोस्ट चाइल्ड मैरिज इन दी वर्ल्ड? तो भारत विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश है। भारत समेत संपूर्ण विश्व में बाल विवाह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा इसी वर्ष 2 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाल विवाह पर लगभग संपूर्ण विश्व में प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु फिर भी संपूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर इस प्रथा को अमल में लाया जा रहा है। यूनिसेफ के एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में लगभग 650 मिलियन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाता है। यूनिसेफ का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है, जिससे भारत विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश है। भारत में बाल विवाह के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बाल विवाह में शामिल होने वाली 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में 46% निम्न आय वर्ग से थी।
डार्क नेट से क्या अभिप्राय? व्हाट डज डार्क नेट मीन? तो इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे से बाहर होती हैं। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है। There are many websites on the internet that are outside the scope of commonly used search engines like Google, Bing, and general browsing. These are called darknet or deepnet. सामान्य वेबसाइटों के विपरीत यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुंच होती है। इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथोराइजेशन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह डार्क वेब अथवा डार्क इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन तक पहुंच के लिए एक विशेष ब्राउज़र टोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए एनियन राउटर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एकल असुरक्षित सर्वर के विपरीत नोड्स के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत दर परत डाटा का एन्क्रिप्शन होता है, जिससे इसके प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है। हालांकि आम उपयोगकर्ताओं के लिए इस ब्राउज़र का उपयोग काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सार्वभौमिक अनुसमर्थन का क्या अर्थ है? व्हाट डज यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मीन? इसका अर्थ है किसी संगठन के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना। कन्वेंशन नंबर 182 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी 187 सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो गया। It means the endorsement by all the members of an organization. Convention number 182 has received ratification from all 187 members of the International Labour Organization. ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी अक्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है एवं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी हानिकारक है। कम विकसित देशों में 4 बच्चों में से एक से अधिक 5 से 17 उम्र बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जो उनके स्वास्थ्य एवं विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। बाल श्रम का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य 8.7 का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए वर्ष घोषित किया गया। भारत नेट परियोजना की शुरुआत कब की गई? When was the India Net Project launched? अक्टूबर 2011। अक्टूबर 2011 में शुरुआत की गई थी भारत नेट परियोजना की। भारत नेट परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई थी, जिसे मूल रूप से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से जाना जाता था। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और ब्लॉकों में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विस्तार करना है। परियोजना के माध्यम से भारत की 69% ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बौद्धिक संपदा किसी केले की बाहरी खोल की तरह होती है। बौद्धिक संपदा किसी केले की बाहरी खोल की तरह होती है। फ्रेंड्स, जैसे एक केला होता है, उसके जो होता है कि उसको एक तो हम जो पेड़ होते हैं हमारे, उनके छाल होती है, अंदर लकड़ी होती है, लेकिन केले की छाल ही होती है। उसकी मोटी मोटी खोल बोल सकते हैं आप उनको, वो होता है। एक खोल उतरता है नीचे, एक खोल आ जाता है, एक खोल उतरता है, ऐसे नीचे खोल के खोल आते रहते हैं और वह मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो बौद्धिक संपदा को ऐसे ही माना गया है कि यह एक खोल की तरह है। जैसे ही ऊपर का खोल पुराना होता है,
उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो वह अपने आप ही गिर जाता है। उसी प्रकार बौद्धिक संपदा है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सबसे अधिक बाल विवाह किस देश में होते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।